अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अद्य अत्यंत हर्षस्यं विषयः यत् अस्माकं मध्ये व्याख्यात्रीरूपेण प्रोफेसर मदन मोहन झा समुपस्थिताः सन्ति। सर्वप्रथमम् अहं मङ्गलाचरणार्थं सेंट स्टीफन्स् महाविद्यालयस्य शिञ्जिनीम् आह्वयामि। सा मङ्गलाचरणं करिष्यति। नमस्कार। दिनमणि मंडन मंडन भवखंडन मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुडासन सुरकुल के निदान जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। कमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। धन्यवाद। अति मधुरं गीतं शिञ्जनी, धन्यवादाः। अद्य अस्माकं कृते अत्यंत हर्षस्य विषयः यत् दिल्ली संस्कृत अकादमी पक्षतः समायोजितायां संस्कृत नवोन्मेषः इति व्याख्यानमालायाम् अस्माकं मध्ये प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदयाः समुपस्थिताः। एते जम्मूस्थ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य रणवीर परिसरस्य निदेशकाः। एते अत्र व्याख्यात्रीरूपेण अत्र आगताः। सर्वप्रथम तेषां हार्दिकं धन्यवादं नमनं च करोमि। एते शिक्षाचार्याः, व्याकरणाचार्याः, विद्यावारिधि पदेन च सम्मानिताः। एतैः दशाधिकानां पुस्तकानां रचना कृता। शताधिकानि शोधपत्राणि, निबन्धाः, पत्रिकाणां सम्पादनं, 50 अन्तरराष्ट्रीय राष्ट्रीय च संगोष्ठीनां समायोजनं कृतं। संस्कृतं भारतम् इति फेसबुक पटलस्य एते संस्थापकाः सन्ति। एतैः अस्मिन् पटले विविधानां विषयाणां अनेकेषां च विदुषां व्याख्यानानि सम्पादितानि प्रस्तुतानि। न केवलं व्याख्यानानि आयोजितानि अपितु व्याख्यानानि यूट्यूब चैनल मध्ये अपि प्राप्यन्ते। एते एतानि सर्वाणि कार्याणि प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदयैः सम्पादितानि सन्ति। संस्कृतस्य कृते तेषां योगदानं कोऽपि विस्मर्तुं न शक्नोति। यतोहि एतैः
ऐप् माध्यमेन संस्कृतस्य अध्ययनं केन प्रकारेण भविष्यति इति सर्वप्रथम अहं मन्ये ऐप् माध्यमेन संस्कृत शिक्षणस्य कार्यम् एतैः एव सम्पादितम् अस्ति। अद्यतनीय युगे सर्वमपि कार्यम् ऐप् माध्यमेन एव भवति। क्रय विक्रयः सर्वाणि एव कार्याणि एतेन एव भवन्ति। शिक्षणस्य कार्यमपि ऐप् माध्यमेन एव भवति। जनानां कृते समयः एव नास्ति यत् ते इतस्ततः लाइब्रेरी मध्ये गत्वा पुस्तकानाम् अन्वेषणं कुर्वन्तु। अपि च ये संस्कृतं न जानन्ति ते अपि संस्कृतस्य वाङ्मयं ज्ञातुम् इच्छन्ति, परं धातवः तासाम् अर्थः तासां प्रयोगः कीदृशः भवेत्, कथं भवेत् ते तु न जानन्ति। एतत् तु कार्यं प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदयेन सम्पादितमस्ति। एतैः 35 इति ऐप् निर्मितानि सन्ति। न केवलं कनिष्ठ छात्राणां कृते, विद्यालयीय छात्राणां कृते, अपि च शोधकर्तॄणां कृते अपि एतैः ऐप् निर्माणं कृतं। यथा अहमपि यदापि किञ्चित् कार्यं कर्तुं प्रारम्भं करोमि तदा अमरकोशः इति ऐप् प्रोफेसर झा महोदयस्य अस्ति। तत्र न केवलं अमरकोशस्य शब्दानाम् अर्थः अपि तु अन्येषामपि कोशानां शब्दस्य अर्थः प्राप्यते इति तु अहं मन्ये शोधछात्राणां कृते, शोधकर्तॄणां कृते अत्यावश्यकं वर्तते। यतोहि विश्व अनेकेषु शब्दकोशेषु न गत्वा वयम् अत्रैव सर्वं प्राप्तुं शक्नुमः। धातु 600 धातूनां संकलनम् एतदर्थमपि ऐप् अस्माभिः प्राप्यते। तत्र धातूनाम् अर्थः, गणः, सेट् अनेट् परस्मैपद, दशलकारेषु तेषां रूपाणि सर्वमपि एकत्र प्राप्यते। एवमेव संस्कृतवर्णमाला एतदपि ऐप् भवद्भिः निर्मितमस्ति। स्पर्शमात्रेण सर्वेषां वर्णानां गणना अपि न केवलं वर्णा प्राप्यन्ते, अपि तु चित्ररूपेण प्राप्यन्ते। तैः निर्मिताः शब्दाः अपि तत्र भवद्भिः दत्तानि सन्ति। एवमेव अनेके अन्ये अपि ऐप् भवद्भिः निर्मिताः सन्ति। तेषां माध्यमेन सर्वे अपि सरलरूपेण स्पर्श टच मात्रेण सर्वमपि प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अस्माकं कृते हर्षस्य अयं विषयः यत् द्वयोः स्वर्णपदकयोः प्राप्तः भवन्तः अस्माकं मध्ये उपस्थितः। अद्य भवतां व्याख्यानस्य विषयः अपि प्राविधिकम् अधिकृत्य अस्ति। संस्कृतशिक्षणे प्राविधिकसंसाधनानि संसाधनानां कीदृशं महत्त्वं संस्कृतशिक्षणे वर्तते। अहं मन्ये अस्मिन् विषये वयं भवद्भिः श्रूयाम। एतद् एव उक्त्वा अहं पुनः भवतां स्वागतं करोमि, अभिनन्दनं च करोमि। भवतां श्रोतॄणां दर्शकाणां च मध्ये न स्थास्यामि, अतः अहम् आमन्त्रयामि प्रोफेसर झा महोदयान् स्वव्याख्यानाय। नमस्कार। सर्वेभ्यो नमो नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यथा अद्य अस्माकं दिल्ली संस्कृत अकादम्याः उपाध्यक्ष महोदया उक्तवती, तथा किमपि नास्ति। वयं सर्वे संस्कृतसेवकाः। केवलं संस्कृतस्य विकासार्थं नास्ति किमपि, यतोहि संस्कृतं तु विकसितः एव। केवलम् अस्माभिः संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय कार्यं कुर्मः।
तस्यैव अयम् अंशः वर्तते। भवतां कृतेपि यत् आयोजनमस्ति संस्कृत नवोन्मेषः इति, तदपि संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय संस्कृतं सर्वत्र भवेयुः, एतदर्थमेव अस्य आयोजनमस्ति। अस्माकमपि इदमेव उद्देश्यमस्ति, इदमेव जीवनलक्ष्यमस्ति यत् संस्कृतं सर्वत्र भवेत्। संस्कृतमयं भारतं स्यात्, संस्कृतमयं विश्वं स्यात्, इत्येव उद्देश्यम् अस्माकं सर्वेषां संस्कृतज्ञानाम् अस्ति। अद्य मुख्यरूपेण अस्माकं विषयः भवति संस्कृत शिक्षणे प्राविधिकं संसाधनम्। वस्तुतः कथ्यते यत् संस्कृतं नाम दैवी वाक्। संस्कृतं नाम दैवी वाक् इत्यस्य कथनेन देवभाषा संस्कृतं कथ्यते। देवभाषा संस्कृतं, थोड़ा सा मैं हिंदी भी प्रयोग करूंगा। जी जी। तो देवभाषा संस्कृत कहने से क्या संस्कृत का विकास हो जाएगा या संस्कृत सब जगह पहुंच जाएगा? अब हम अगर पूजा ही करते रहेंगे भाषा को, तो फिर भाषा की उपयोगिता कहाँ होगी? तब तो वैसे ही होगा जैसे हम, जब से आप या हम संस्कृत शब्द सुने होंगे, तब से यही सुनते आ रहे हैं कि संस्कृत संगणक के लिए बहुत उपयोगी भाषा है, लेकिन ऐसा दिखा नहीं कभी अभी तक। संस्कृत के माध्यम से संगणक चले, ये ऐसा नहीं दिखा। तो जब देव भाषा ही मानते रहेंगे, ठीक है देव भाषा है, हम देव भाषा मानते हैं, लेकिन उसको जब तक हम भविष्य भाषा नहीं बनाएंगे, भविष्य में भविष्य की भाषा संस्कृत को अगर मान के, क्योंकि लक्ष्य ऊंचा जब रखेंगे तभी हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है कि संस्कृत को देव भाषा तो मानते हैं, मानिए, लेकिन उसको भविष्य भाषा भी मानना चाहिए, तभी संस्कृत अपने जो स्थान पर सुशोभित हो सकते हैं। संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में वो शक्ति है, संस्कृत प्रायः जितने भी देश में भाषाएं हैं, उन भाषाओं में प्रायः सर्वत्र संस्कृतमय तो है ही, संस्कृत शब्द मिलते ही हैं। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि संस्कृत एक सूत्र है और सभी भाषाएं इनकी मोतियां हैं, जो जिन मोतियों को जोड़ के और एक माला तैयार होता है। और जिस तरह माला में सूत्र दिखाई नहीं देता, उसी तरह संस्कृत दिखाई नहीं देता, भाषाएं अलग अलग दिखती हैं। तो सभी भाषाएं, जितनी भी भाषाएं, देश विदेश की भाषाएं, बहुत सारे विदेशी भाषाएं भी हमारे संस्कृत के बहुत नजदीक हैं। तो ये भाषाएं उनकी मोतियां हैं और उन मोतियों को पिरोने वाली ये एक सूत्र है संस्कृत। और इसको भविष्य में मुख्य भाषा के रूप में संस्कृत आए, यही उद्देश्य लेके हमको चलना चाहिए। अभी तो हम बात करते हैं कि अभी जो हमारी आवश्यकता आ गई है कि संस्कृत, जब पहले से ही देख रहे हैं कि संस्कृत एक श्रुति परंपरा से चली आ रही थी और उसको शास्त्र परंपरा है, श्रुति परंपरा है, इस माध्यम से संस्कृत का अध्ययन अध्यापन होता रहा। अचानक ये कोरोना विपत्ति आ गई, जिसमें हुआ कि संस्कृत में भी ऑनलाइन शिक्षण की आवश्यकता आ पड़ी। अब उस समय समस्या ये आई कि संस्कृत जब ऑनलाइन शिक्षण करते हैं हम, तो ऑनलाइन शिक्षण में बहुत सारे प्राविधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। उसके बिना हम ऑनलाइन शिक्षण प्रारंभ ही नहीं कर सकते। उस समय आया, सबसे अधिक समस्या हुई कि संस्कृत में इस तरह के संसाधन नहीं है और इसलिए तत्काल उस पर लोगों ने काम करना शुरू किया। उससे पहले मैं जैसा समझता हूँ कि कुछ सॉर्टेबल अष्टाध्यायी के रूप में माननीय अम्बा कुलकर्णी जी के वेबसाइट था और कुछ जेएनयू के भी कार्य हुए थे और यही सब मुख्य रूप से था और कुछ एप्लीकेशन हमारे भी थे। तो संसाधन के रूप में इतना ही था। लेकिन इस कोरोना के काल में बहुत सारे संसाधनों का विकास हुआ। वास्तविकता ये है कि जब हम करते हैं कि
जब कोई शिक्षण हम ऑनलाइन शिक्षण करते हैं, तो ऑनलाइन शिक्षण में प्राविधिक संसाधन सबसे आवश्यक होता है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग जब भी हम करते हैं उसमें डिजिटल टीचिंग होता है और डिजिटल टीचिंग के लिए हमको डिजिटल सामग्री चाहिए। कोई अध्यापक अब डिजिटल सामग्री के अभाव में छात्रों को पूर्ण प्रतिपुष्टि नहीं दे सकता है। छात्रों को जो चाहिए वह प्राप्त नहीं हो सकता है छात्रों को, जब तक हमारे पास डिजिटल सामग्री नहीं होगा उसका। और डिजिटल सामग्री का अभाव संस्कृत में सर्वाधिक था, तो इसलिए उसकी आवश्यकता पड़ी जो डिजिटल सामग्री का निर्माण हो। और इस तरह जो डिस्टेंस लर्निंग है, चाहे स्टडी फ्रॉम होम है या आंतरजालिक ऑनलाइन शिक्षण है, इस सब में हमको प्राविधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी और इससे प्रभावित होकर संस्कृत की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे जितने भी व्यक्तिगत रूप से है, वह इनको प्रयोग में लाने लगे ये प्राविधिक संसाधनों को। अब हम देखते हैं कि प्राविधिक संसाधन जब हम प्रयोग में लाते हैं, तो उसके सूचना संप्रेषण तकनीकी जो है, जो ऑनलाइन शिक्षण में हम सबसे अधिक करते हैं, वो तकनीकी में मुख्य रूप से होता है कि शिक्षणार्थम विषयानाम सरलीकरणम आवश्यकम भवति। अर्थात विषयों को, जो भी विषय हम पढ़ाने जा रहे हैं छात्रों को, उसका सरलीकरण नहीं होगा तो छात्र पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम छात्र को कह देते हैं कि इसको, इस शब्द रूप को याद कर लो, इस धातु रूप को याद कर लो, और जब धातु रूप शब्द रूप हमारे पास डिजिटल नहीं होगा, जो उसको सीखने में सहयोगी नहीं होगा, तो छात्र उसको सीख नहीं सकते हैं ठीक से, और उसको हम न प्रेषित कर सकते हैं और न हम उसको कहते हैं छात्रों को, इसका प्रायोगिक ज्ञान भी नहीं दे पाते हैं। बहुत लोगों ने, बहुत अध्यापकों ने जो पावर पॉइंट के माध्यम से भी सामग्री निर्माण करके छात्रों को दिया और उसमें से भी हुआ, लेकिन पावर पॉइंट जो संसाधन है हमारे पास, क्या उसका सही उपयोग होता है? पावर पॉइंट का उपयोग जो होता है उसमें से 1% जो पावर पॉइंट का है, वह भी उपयोग हमारे अध्यापक या हम नहीं करते हैं। केवल हम टेक्स्ट उसमें डाल के स्लाइड बना के दिखा देते हैं। क्या वो पावर पॉइंट का काम है? पावर पॉइंट का काम है कि एक लर्निंग रिसोर्स के रूप में जब हम पावर पॉइंट निर्माण करेंगे, लर्निंग रिसोर्स के रूप में, तो उसकी आवश्यकता होती है। क्लास में भी, जो ऑफलाइन शिक्षण में भी, जब हम पावर पॉइंट दिखा देते हैं मान लीजिए, और उसके बाद, पढ़ाने के बाद जब छात्र जाते हैं कक्षा से घर, और उसको एक लर्निंग रिसोर्स के रूप में हम पावर पॉइंट देते हैं, तो वो उसका अध्ययन, पुनः अध्ययन कर सकता है। लेकिन जो हम आजकल बना के देते हैं पावर पॉइंट, वह लर्निंग रिसोर्स के रूप में नहीं, केवल अध्यापक सहयोग के लिए ही वह पावर पॉइंट होता है। क्योंकि जो नोट हम उसमें ले जाते हैं, जो बिंदु हम वहाँ कक्षा में ले जाते हैं वो पावर पॉइंट में, केवल हमारे सहयोग के लिए होता है कि हम उन बिंदुओं को क्रमशः व्याख्यान कर सकें कक्षा में, इसलिए बना के ले जाते हैं। ये दृष्टि हमारी नहीं होती है कि हम छात्रों के लिए उपयोगी किस तरह से बने, वो दृष्टि हम नहीं रखते हैं। अर्थात हमारे अध्यापक लोग की दृष्टि ऐसी नहीं होती है कि छात्र हित में, छात्र के उपयोग के लिए उपयुक्त पावर पॉइंट का निर्माण करके हम ले जा सकें। तो ये सब जो है, हम केवल कक्षा शिक्षण को, हम इसको मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त करते हैं। जो एक तो जो प्राविधिक संसाधन है, वो एक तो ऑनलाइन है और कुछ ऑफलाइन है। ऑफलाइन जितने भी हैं, वह अध्यापक के माध्यम से निर्मित होता है और अध्यापक उसको बना सकते हैं। अध्यापक उसको बना के तब उसका प्रयोग कक्षा में या ऑनलाइन टीचिंग में कर सकते हैं। तो मैं दोनों का कुछ उदाहरण बताऊंगा। मैडम ने बहुत सारे एप्लीकेशन का नाम बताया कि ये एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन सही है। संस्कृत में आरंभिक कक्षा से अंत कक्षा तक
यानी अंत कक्षा इसलिए कह रहा हूँ कि जो विद्वान बन गए हैं संस्कृत के, उनके लिए भी जो उपयोगी है, सबका एप्लीकेशन हमने बनाया है। और जो कक्षा आरंभ करें, प्रथमा कक्षा कहिए या कहिए कि जो अक्षर ज्ञान से लेके और अनुसंधान परख तक सभी विषयों का हमने एप्लीकेशन बनाया। उतना ही नहीं, ऑनलाइन संसाधन में देखिए, मैडम ने कहा कि व्याख्यान हुए हैं। एक ही एप्लीकेशन में जितने सारे काव्य शास्त्र हैं, जैसे साहित्य है, साहित्य के मान लीजिए काव्य प्रकाश है, ध्वन्यालोक है, जो कठिन ग्रंथ है वो है, या व्याकरण के मैडम ने ही बहुत सारे टीचिंग की है। व्याकरण के सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के बहुत सारे, मैं तो देखा हूँ कि विदेश में रहकर भी मैडम ने बहुत सारे क्लास पढ़ाए हैं, बहुत सारे व्याख्यान दिए हैं, जो आज भी हमारे एप्लीकेशन शास्त्र शिक्षण जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर मौजूद है, और यूट्यूब पर भी वो सारे व्याख्यान हैं। तो इस तरह, और पहले की बात कर रहा हूँ, कोरोना से पहले जब कोई किसी विद्वान को कहते थे, वैसे हमारे संस्कृतम भारतम में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी विद्वान को कहा हूँ कि संस्कृतम भारतम पर व्याख्यान दीजिए, विद्वान ने कहा होगा कि समय नहीं है। क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि कई विद्वान कहे हैं कि हम भी व्याख्यान देना चाहते हैं उसमें, ये संभव हुआ है। लेकिन ये नहीं संभव हुआ कि किसी विद्वान ने ऐसा कहा हो कि हम समय नहीं दे पाएँगे। संस्कृतम भारतम एक प्रतिष्ठित समूह है, जिसमें 1 लाख से ऊपर लोग हैं, और वह सभी संस्कृत की ही बातें होती है, संस्कृत शास्त्र से संबद्ध है, और इसलिए वह भी एक महत्वपूर्ण संसाधन ऑनलाइन है कि मान लीजिए अर्थ संग्रह है, तर्क संग्रह है, तर्क भाषा है, इस सब का अध्यापन पंक्तिशः, ऐसा व्याख्यान कहीं नहीं मिलेगा कि इस सूत्र तक यहाँ पढ़ाया गया है, कल दूसरे व्याख्यान में इस सूत्र के बाद पढ़ाया गया, ऐसा व्याख्यान नहीं है। जहाँ तक संस्कृत के व्याख्यान तो मिलेंगे, बहुत सारे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सब कुछ पर, लेकिन एकदम किसी ग्रंथ का क्रमशः अध्यापन कहीं उपलब्ध नहीं होता है, जो कि इस संस्कृतम भारतम में उपलब्ध है। यह भी एक ऑनलाइन संसाधन के रूप में बहुत ही सशक्त संसाधन है। और जैसा कि मैं बताया, एक संसाधनी वेबसाइट है। संसाधनी आप बहुत सारे छात्र भी, विद्वान भी उनके उपयोग करते होंगे, लेकिन संसाधनी क्या है, मैं दिखा भी दूँगा आपको संसाधनी का कार्य प्रक्रिया कैसी है। संसाधनी है कि किसी वेबसाइट को खोल के उस पर कोई शब्द डालिए, फिर उस शब्द का देखिए, इतना काम नहीं करते हैं लोग। मान लीजिए जैसे शब्द कल्पद्रुम है, शब्द कल्पद्रुम ग्रंथ बड़े-बड़े लाइब्रेरी में है सब जगह, बहुत बड़े विद्वानों के घर में भी रहता है, लेकिन एक शब्द को देखने के लिए कोई लाइब्रेरी जाके और उस शब्द कल्पद्रुम के ग्रंथों को निकाल के उसको एक शब्द देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, कोई नहीं देखते हैं। जबकि अगर वही ऐप के रूप में मोबाइल में है, तो जब मन में संदेह हुआ, चाहे कक्षा हो या आप कहीं यात्रा पर हो, जहाँ भी हो, तुरंत मोबाइल खोल के निकाल लेते हैं, उस शब्द का संपूर्ण व्याख्यान समझ लेते हैं और उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इसी तरह वाचस्पति, तो जो वेबसाइट है या वेब पेज बनाते हैं, उसमें और ऐप में बहुत अंतर होता है, क्योंकि वेबसाइट खोल के लोग देखने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जबकि ऐप तत्काल खोल के उसका निराकरण कर लेते हैं। तो इस तरह से हम वो संसाधनी वेबसाइट बहुत ही उपयुक्त है, उसमें सब कुछ है। जैसा कि मैं एक बार दिखाता हूँ कि इसमें कितने सब कुछ है। मैं संसाधनी वेबसाइट देखिए, इसमें ये संसाधन दिख रहा होगा शायद। जी। संसाधनी वेबसाइट में देखिए, पद विश्लेषिका, संधि, संधि विच्छेदिका, इसमें सब कुछ है। संधि विच्छेद करना है तो इसमें हम लिख देंगे तो उसका संधि विच्छेद हो जाता है। इसी तरह मान लीजिए पद विश्लेषिका है, तो पद विश्लेषिका में हम लिख देते हैं गच्छति, लिख दिया और सबमिट कर दिया, तो ये इसमें आ गया। गच्छत पुल्लिंग से सप्तमी 1, कृदंत, ये सब कुछ आ गया। गच्छत नपुंसक लिंग में 1, गम, कर्तरी, लट, प्रथम पुरुष, एकवचन, परस्मैपदी, धातु, गमरी, भादी। अब ये आ जाता है, मिल जाता है।
लेकिन इतना खोल के एक तो संसाधनी बहुत प्रयोग में नहीं लाते हैं लोग, क्योंकि एक शब्द के प्रकृति प्रत्यय जानने के लिए हम यहाँ तक नहीं पहुंचते हैं। ये वेबसाइट खोल के उसका उसमें हम शब्द को नहीं खोजते हैं। तो मुख्य रूप से अगर यही एप्लीकेशन के रूप में रहता है तो हम तत्काल उसमें उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे आज या सरलीकरण की प्रथा जो चली है, सरलीकरण में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऐसे जो धातु रूप, जैसा कि मैडम ने बताया कि धातु रूप है, शब्द रूप है, इत्यादि है, उस सब को अगर एप्लीकेशन के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, वो बहुत ही सरलतम होता है। सरलतम इसलिए मैं कहता हूँ, केवल ज्ञान के लिए नहीं, सीखने के लिए। मैं दिखाऊंगा आपको कि सीखने में भी किस तरह से उपयोग आता है धातु रूप। मैडम ने तो धातु रूप के लिए कहा कि धातु रूप वो एक ये है एप्लीकेशन है जिसमें धातु, धातु के अर्थ, उसके रूप सब कुछ आते हैं। एक धातु का ये भी एप्लीकेशन देख लीजिए, जो इसमें साक्षात धातु परीक्षण होता है। धातु मतलब परीक्षा के माध्यम से, क्रीड़ा के माध्यम से छात्रों को सिखाया जाता है। तो इस तरह से धातुबोध जो हमारा एक एप्लीकेशन है, उसका इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, जो बहुत सारी परीक्षाएं उसमें होती है और परीक्षाओं के माध्यम से हम उसका, जैसे ये देखिए संस्कृत धातु बोध है। अब इसको, इसका प्रयोग देख लिए कितना आसान है कि इसमें जब इसको हम खोलते हैं, ये सारे एप्लीकेशन जो है वह गूगल प्ले स्टोर पर है और उसका सारे निःशुल्क है और इसका प्रयोग बहुत ही आसान है। इसलिए इसका प्रयोग प्रायः सभी जगह हो रहा है, सभी लोग करते हैं। तो इसका और भी जो धातु रूप है, शब्द रूप है, जैसा कि आपने सुना कि वो वर्णमाला का है, वर्णमाला भी बहुत है। और एक नए, जैसा कि मैडम ने कहा कि अमरकोश, अमरकोश सत्य में अमरकोश बहुत ही है, अच्छा है। अमरकोश को हमने केवल एक अमरकोश नहीं बनाया, बल्कि अमरकोश को संपूर्ण धातु रूप में देखिए, धातु रूप परीक्षा, इसको अगर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे अध्याय इसके आते हैं। ये अध्याय आने पर, चूंकि ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, इसमें चलने में लैपटॉप में बहुत आसानी से नहीं चलता है, थोड़ा अलग एप्लीकेशन डाल के तब चल पाता है, इसलिए स्लो होता है। तो अमरकोश जैसा बता रहा था मैं, अमरकोश में जितने भी संस्कृत के डिक्शनरी हैं, जो भी संस्कृत में जो भी मीनिंग होगा, उस सबको समाहित किया गया है। अर्थात अगर अमरकोश में वह देख लिया आपने, तो अमरकोश के अतिरिक्त कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे उसमें अमरकोश में सन्निहित सारे शब्दकोशों का सार है। वह चाहे इंग्लिश डिक्शनरी हो या संस्कृत डिक्शनरी हो या अन्य कोई, उस सभी डिक्शनरियों में किस तरह से उस किसी एक शब्द का व्याख्यान किया गया है, सब एक ही एप्लीकेशन में यहाँ उपलब्ध होता है। इसी तरह हम कहते हैं कि मान लीजिए ये सिद्धांत कौमुदी नाम का एप्लीकेशन है। सिद्धांत कौमुदी एप्लीकेशन में आप देखिए, सामान्य रूप से जानते हैं कि व्याकरण जो है, दो तरह के व्याकरण हैं, दो प्रकार के से, प्राचीन व्याकरण और नव्य व्याकरण। प्राचीन व्याकरण जो है उसमें काशिका इत्यादि उनकी व्याख्याएं हैं, और नव्य व्याकरण में बाल मनोरमा, तत्वबोधिनी इत्यादि व्याख्याएं हैं। ये दोनों अलग अलग पुस्तकों में प्राप्त होता है, एक पुस्तकों में कहीं भी दोनों का प्रयोग, दोनों का की उपलब्धि नहीं होती है। तब और इस ऐप, जो ऐप मैं बता रहा हूँ कि सिद्धांत कौमुदी नाम के ऐप है, सिद्धांत कौमुदी में एक ही एप्लीकेशन में आपको उस सूत्र की, जो कोई सूत्र देख लीजिए, मान लीजिए इकोजेनेसी है, तो इकोजेनेसी जैसे मान लीजिए सिद्धांत कौमुदी है, तो संस्कृत धातुबोध खुला है, जो भी आप को बताया कि थोड़ा एप्लीकेशन ये इसमें लैपटॉप में थोड़ा स्लो चलता है, तो उसका किस तरह परीक्षाएं होती है उसको देख लीजिए। तो सिद्धांत कौमुदी में जैसा बता रहा था कि मैं, कि अगर इकोजेनेसी यह सूत्र लेते हैं, तो इकोजेनेसी सूत्र के जितनी भी व्याख्याएं हैं
चाहे वो प्राचीन व्याकरण में हो या नवीन व्याकरण में, सभी का प्रयोग वहां, सभी की टिप्पणियां, सभी के व्याख्याएं वहां उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरह करने से हम किसी भी सूत्र का संपूर्ण स्वरूप यहाँ पर देख पाते हैं, और यही इस एप्लीकेशन की विशेषताएं हैं। तो इस तरह से हम सबको सिद्धांत कौमुदी ऐप में इसका सभी सूत्रों का व्याख्या हम देख सकते हैं। तो इसमें जैसा तो ये शब्दकोश धातु ये है। इसके बाद हम बताते हैं आपको कि छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को सीखने के लिए, जैसा कि वर्णमाला है, हमने बताया कि वर्णमाला है, मैडम ने भी बताया वर्णमाला एक ऐसा है कि उसमें सब कुछ अवर्ण से, देखिए, या उसका हम ये भी दिखा देते हैं आपको, वर्णमाला जिस तरह से हमने वर्णमाला का किया, ये देखिए इसी का एप्लीकेशन बना हुआ है। जैसे अ है, अ से अश्वः घोड़ा, अ से अक्षोटम अखरोट, अ अन्न, इसी तरह देखिए ई से भी है, यानी संपूर्ण वर्णमाला को इस तरह से हम समाहित किए हैं उस एप्लीकेशन में, जो उस एप्लीकेशन मात्र के प्रयोग से बच्चे उसको सीख जाते हैं। जैसे देखिए जैसे इसमें मैं सिद्धांत कौमुदी की बात कर रहा था, जो भी प्रकरण देखिए, सारे प्रकरण हैं इसमें सिद्धांत कौमुदी के, किसी भी प्रकरण के को हम अगर क्लिक करते हैं, जैसे समासाम, अब इसमें इसको हमने पुस्तक रहित कक्षा का इसका नाम दिया है। अब मान लीजिए हम इस सूत्र तक पढ़ लिए हैं, तो यहीं पर हम बुक मार्क दे देते हैं। अगर बुक मार्क दे दिए हैं, तो अगले दिन अगर हम इस ऐप को खोलेंगे, तो यहीं से ऋक् पूरबधू पथ पथामानक्षे, इसी सूत्र पर खुलेगा वह। अगर इस सत्र में देखिए संपूर्ण सूत्र की वृत्तियां उसमें उपलब्ध होती है, और इसको हम अगर संख्या को क्लिक कर दें, तो उसकी जो भी व्याख्याएं हैं, सारी व्याख्या देखिए, ये सूत्र है और व्याख्या यहाँ लिखा हुआ है। व्याख्या को अगर क्लिक कर देते हैं हम, केवल टच मात्रेण एवं भवति। अब व्याख्या को क्लिक करते ही संपूर्ण व्याख्याएं देखिए, काशिका वृत्ति, न्यास, लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, बाल मनोरमा, तत्वबोधिनी, सारी व्याख्याएं इसमें उपलब्ध हो जाती है। इस तरह अगर हम सारी व्याख्याओं को एक जगह पा लेते हैं, तो हम ये उसमें जो शोधार्थी हमारे होते हैं, शोधार्थी के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक ये होता है कि ये जो ऋक् पूरबधूः पथाम आनक्षे, यह सूत्र जो है, इस सूत्र को काशिका वृत्तिकार ने किस तरह लिया है, किस तरह उदाहरण दिए हैं, न्यास में किस तरह दिखाया गया है, या हम बाल मनोरमा, तत्वबोधिनी, प्रौढ़ मनोरमा इत्यादि में किस तरह से कहे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी सूत्र को, इतना ही नहीं, अगर इस सूत्र में कोई रेफरेंस आता है, तो उस रेफरेंस को भी क्लिक करके आप, जैसे मान लीजिए ऋक् पूर्वबधू इति यहाँ पर आया है, क्या ये रेफरेंस वाले जहां भी किसी अन्य सूत्र का रेफरेंस दिया है यहाँ, अगर उसको हम क्लिक करते हैं, तो वही पहुंच जाते हैं। तो यानी संपूर्ण व्याकरण शास्त्र के लिए, चाहे वो महाभाष्य हो, प्रौढ़ मनोरमा हो, चाहे सिद्धांत कौमुदी हो या लघु सिद्धांत कौमुदी हो, मात्र एक एप्लीकेशन से संपूर्ण व्याकरण शास्त्र को हम पढ़ सकते हैं।
इसीलिए इसको हमने ये कोरोना काल में पुस्तक रहित शिक्षा के नाम से दिया, क्योंकि इसमें पुस्तक की, किसी भी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती है, न प्रौढ़ मनोरमा, न महाभाष्य, न काशिका, न न्यास, सब कुछ इसी में है। इसी तरह हमने धातुबोध के लिए आपको कहा कि धातुबोध में संपूर्ण धातु का वहाँ चलता है। इसी तरह चित्रकोश है। एक हमने एक नया एक हमारा एप्लीकेशन था जो प्रायः सबको बहुत ही अच्छा लगा, जो अब इसमें अमरकोश में देखिए, अमरकोश में लिखने की भी व्यवस्था हमने रखा है। जैसे इसमें हम कक्ष शब्द लिखते हैं, कक्ष शब्द देखिए, कक्ष मिल गया। अब इस कक्ष को जब हम करते हैं तो कक्ष के समस्त अर्थ जहां जिस किसी भी डिक्शनरी या शब्दकोश में है, सब यहाँ उपस्थित हो जाता है एकमात्र एप्लीकेशन में। जैसे कल्पद्रुम में कक्ष शब्द का क्या अर्थ है, अमरकोश में कक्ष शब्द का क्या अर्थ है, वाचस्पत्यम में कक्ष शब्द का क्या अर्थ है। इसके बाद आप देखिए कि और भी हम दिखाते हैं, इसमें शब्द सागर है, उसमें किस तरह से इसका कक्ष शब्द का अर्थ किया गया है। इसके बाद आपटे डिक्शनरी है, संस्कृत डिक्शनरी, उसमें कक्ष शब्द का किस तरह किया गया है, या मोनियर विलियम्स डिक्शनरी में किस तरह किया गया है। इसके अतिरिक्त भी पुराण इंसाइक्लोपीडिया और वैदिक इंडेक्स में किस तरह किया गया है, और वैदिक रिचुअल हिंदी में किस तरह से कक्ष शब्द का अर्थ किया गया है, वह सब यहाँ उपलब्ध हो जाता है। इसी तरह हम चित्रकोश भी देखते हैं। चित्रकोश बच्चों के लिए है, जो चित्रकोश में केवल हम सामान्य से विजुअल डिक्शनरी होता है। जैसे अंगूठा, अंगुष्ठः, इसको हम क्लिक करें तो ये चित्र भी दिखाता है। इसी तरह जो कोई भी शब्द, प्रायः व्यावहारिक सभी शब्दों का यहाँ पर समाहित किया गया है। जैसे अखरोट, अक्षोटः। इसी तरह मान लीजिए अजगर, अजगर, देखिए अजगर चित्र भी आ जाता है। और तो इस तरह छात्र किसी भी अर्थ को समझने में, किसी भी शब्द को, यह हिंदी से संस्कृत है इसलिए बहुत उपयोगी होता है सामान्य बच्चों के लिए, सामान्य छात्रों के लिए। अब इसमें देखिए, हम जो संस्कृत चित्र ये धातु बोध के लिए बताया था आपको, दंसति है। अब दंसति में 4 शब्द आता है, कु शब्दने, सो अंतकर्मणि, छुर छेदने, दंस दंसने। अब किस धातु से दंसति रूप बनता है, यही परीक्षण करना है। अब मान लीजिए कु शब्दने में क्लिक करता है, क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर मेथड है शिक्षा शास्त्र का, शिक्षण का, जो ज्ञान अर्जन के लिए, तो उसी पर आधारित है। तो दंसति शब्द अगर बच्चे नहीं जानते हैं तो कु को क्लिक कर दिया, कु को क्लिक करने पर ये देखिए रेड हो गया। जबकि दंस अगर सही उत्तर है तो दंस को करने पर ये दंस ग्रीन हो गया। और इसके संपूर्ण आगे दंस दंसने अर्थ होता है काटना, गण है भुआदि गण, और पद है परस्मय पद। अब इसका धातु रूप दिखाने के लिए कहिए तो संपूर्ण धातु रूप, यानी उस जो भी दंस धातु का जो भी रूप है, जिस किसी भी में भी, उस सब यहाँ पर उपस्थापित होता है। इसी तरह अन्य जितने भी व्यावहारिक धातु है, जितने हम प्रयोग में, जैसे जीते, से, अब ये इस रूप देखिए किस तरह से रूप बनता है। सभी रूप इसमें अपने आप उपस्थापित हो जाएगा, सभी रूप आ जाएंगे और इसको छात्र देख के सीख सकते हैं और इस तरह परीक्षण उसमें कर सकते हैं। इसी तरह चित्रकोश है, इसी तरह शब्द रूपमाला भी है। शब्द रूपमाला में भी इस तरह प्रयोग कार्य करता है। हम बहुत ऐप के बारे में अब नहीं बताएंगे,
हम आगे चलना है। एक सामान्य रूप से हम एक चीज दिखा देते हैं कि संस्कृत स्वयं शिक्षक है। संस्कृत बच्चों को अपने आप सीखना है क्रीड़ा के माध्यम से। इसको एक बार देख लेते हैं। और ये बाकी हम एप्लीकेशन के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, सब जानते हैं, क्योंकि हमारे जो भी एप्लीकेशन है लाख से कम कोई डाउनलोड नहीं है। इतने लोगों के घर में मोबाइल में विद्यमान है। तो इस तरह के इसमें बहुत सारे अभ्यास के अध्याय हैं। मान लीजिए ये हम अभ्यास खोलते हैं एक कोई। अब सह शिशु इव प्रतिभाति, ये सब वाक्य है। इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है। हिंदी में बहुत सारे शब्द नीचे में दिए हुए हैं। किसी शब्द को क्लिक करिए, जो शब्द इस अनुवाद को सही रूप में अनुवाद कर पाएगा वह शब्द तो आगे रुकेगा, नहीं तो जहां का वहीं यथास्थान है। तो जैसे झगड़ों हमने क्लिक किया, ये ऊपर जाके वापस आ जाता है, नहीं रुकता है नहीं रुकता है। बातें नहीं रुका। बच्चा सा, अब यह शब्द रुक गया। वह रुक गया। लगता रुक गया। है रुक गया। देखिए कंप्लीट होते ही ग्रीन हो गया। वह बच्चा सा लगता है, अर्थात सह शिशु इव प्रतिभाति, शिशु इव प्रतिभाति, इसका सही अनुवाद होगा वह बच्चा सा लगता है। इसके बाद अगले का ऑप्शन आ जाता है, ते गर्दभः इव प्रतिभान्ति। अब इसको अनुवाद करना है तो इसमें भी वही करते हैं। वे, देखिए यहां पर भी हो जाता है। तो इस तरह क्रीड़ा माध्यम से ही बच्चे संस्कृत सीख लेते हैं। यही इस एप्लीकेशन की विशेषता है। हम इस पर और बहुत नहीं जाएंगे एप्लीकेशन में, हम इसको और आगे चलते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि हमने कहा था कि मान लीजिए एप्लीकेशन, वो पावर पॉइंट के बारे में बात कर रहा था। तो पावर पॉइंट इस तरह से, मान लीजिए चतुरः श्रृंगाला है। अब अगर छात्रों को आकर्षित करना है, डिजिटल संस्कृत की ओर ले जाना है, तो इस तरह चतुरः श्रृंगाला है एक पाठ है। मान लीजिए हम इसके 3-4 प्रकार बताएंगे जहां पर पावर पॉइंट का सही उपयोग किया गया है। तो मान लीजिए चतुरः श्रृंगाला है, देखिए इसको। अब कुछ नहीं, बच्चे क्लिक करके जाएंगे। एकम वनम आसीत, देखिए बन आ गया। बने एकः सिंहः निवसति स्म, देखिए सिंह भी आ गया, सिंह वास करता है। इसके बाद सिंहस्य भोजनार्थम प्रतिदिनम एकः पशुः आगच्छति स्म इति एव निर्णयः आसीत्। ये कहानी, पूरे कहानी को इस पावर पॉइंट में बता देता है डिजिटल माध्यम से। एकस्मिन् दिने एकस्य शृगालस्य क्रमः आगतः, शृगालः विलम्बेन आगतः, शृगालः आगच्छति विलम्बेन आगच्छति। शृगालं दृष्ट्वा सिंहः सक्रोधम् अवदत्, एनिमेशन किमर्थं विलम्बेन आगतवान्। तर्हि शृंगालः कथयति, अवदत्, शृंगालः अवदत्, हे राजन्, अस्मिन् वने एकः अपरः अपि सिंहः निवसति, सः माम् अवरोधितवान्। पुत्र सा शीघ्रं दर्शय, ऐसा सिंहः अवदत्। एवं प्रकारेण एकस्मिन् फलके एव, एक ही स्लाइड में हम इतने, सिंहम नीत्वा शृंगालः एकम कूपम प्रति गच्छेत्। अगर इस तरह से हम पावर पॉइंट का निर्माण करते हैं कि एक ही स्लाइड में संपूर्ण कथा को हम दिखा देते हैं छात्रों को, तो वह अत्यंत ही सुलभ होगा। अब हम चलते हैं आगे। मान लीजिए एनसीईआरटी के बुक में सबसे पहला शब्द संस्कृत पढ़ाते हैं हम, संस्कृत एतत् शब्द पढ़ाते हैं। अब एतत् शब्द को पढ़ाने के लिए मान लीजिए हिंदी क्षेत्र में, हिंदी भाषी क्षेत्र जहां है, वहां तो
हम उसको देवनागरी स्क्रिप्ट का पता होता है, देवनागरी लिपि के बारे में छात्राः अवगच्छन्ति। परं ये दक्षिण प्रदेशेषु अन्यत् अहिंदी भाषी प्रदेशेषु प्रायः छात्राणां ज्ञानं देवनागरी लिप्यां न भवति। तत्र प्रायः षष्ठी कक्षायां यदि संस्कृताध्यापनम् आवश्यकं भवति तर्हि तस्य कृते वर्णमालायाः ज्ञानमपि अपेक्षितं भवति। तो ऐसी अवस्था में यदि हम डायरेक्ट उसको पढ़ाते हैं एनसीईआरटी की पुस्तकें, तो उनके लिए कष्टकारक है, क्योंकि वो तो देवनागरी स्क्रिप्ट लिपि भी नहीं जानते हैं। तब हम वहां पर प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम अगर पावर पॉइंट बना के उसको सिखाते हैं कि इस तरह से सीखा जाता। देखिए इसमें संपूर्ण एतत् शब्द है, एतत् शब्द के प्रायः मैं समझता हूं कि 21 तो एतत् शब्द के पुल्लिंग में 21 रूप बनेंगे और स्त्रीलिंग में भी 21 रूप बनेंगे और क्लिवलिंग में नपुंसक लिंग में मान लीजिए प्रथमा और द्वितीया का पृथक रूप बनेगा, जो 6 ये हुए। तो कुल मिला के 48 शब्द बनेंगे। अब एक ही स्लाइड अगर हम बनाते हैं इस तरह से, उसमें 4 शब्दों के एषः, एतौ, एते, एतम, एतो इस तरह से हम करते हैं। इसका प्रयोग हम संस्कृत में भी कह बालकः प्रथमा साथ साथ या किम शब्द का रूप भी चलता है और क्रिया शब्द को भी हम समझा रहे हैं एक ही स्लाइड में। एक ही साथ हम एतत् शब्द को भी समझा रहे हैं इस उपकरण के माध्यम से, किम शब्द को भी समझा रहे हैं और गम धातु की क्रिया जो है उसको भी समझा, आगच्छति क्रिया जो है उसको भी समझा रहे हैं। तो कह बालकः परीक्षायां प्रथमः आगच्छति, कौन बालक परीक्षा में प्रथम आता है? तो एषः बालकः परीक्षायां प्रथमः आगच्छति। कौ विद्यालयं गच्छतः? एतौ विद्यालयं गच्छतः। ऐसे के बालकाः क्रीडन्ति? तो एते बालकाः क्रीडन्ति। कम बालकं दंडयति अध्यापकः? इस तरह से हम संपूर्ण किम शब्द को या एतत् शब्द को संपूर्ण स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में किस तरह होना चाहिए इसका हम प्रयोग सिखा देते हैं बच्चों को। तो इस तरह से अगर प्राविधिक उपकरण के माध्यम से, प्राविधिक संसाधन के माध्यम से हम छात्रों को पढ़ा देते हैं तो मैं समझता हूं कि छात्र सही से समझ लेते हैं। इसी तरह आप जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे कि जिस तरह इसमें अंग्रेजी में है कि आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, उसी तरह संस्कृत में भी इंग्लिश में व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु है, उसी तरह संस्कृत में भी ये जो संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का द्वार जो है वह यही शब्द है। कदा, कति, कथम, किम, किमर्थम, कुत्र, कुतः, यानी इन शब्दों के बिना कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो किम नाम पूछते हैं, भवतः नाम किम अस्ति, यानी किम शब्द जब तक नहीं लगाएंगे तब तक उनका नाम भी नहीं जान सकते हैं। या कोई भी ज्ञान, जो भी ज्ञान का द्वार हम इन्हीं शब्दों को कहते हैं कि ये शब्द अगर भाषा में से निकाल दिया जाए तो किसी भी भाषा में कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये शब्द है मुख्य। तो इसका प्रयोग छात्रों को इस तरह से अगर हम बताते हैं, इस तरह प्राविधिक उपकरण बना के बताते हैं तो छात्रों को ज्ञान हो जाएगा और सब कुछ जान सकते हैं। अब जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, किम शब्द है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों में अयम कः अस्ति, इयम का अस्ति, इदम किम अस्ति। इस तरह देखिए, अयम वृक्षः अस्ति, यह पेड़, अयम कः अस्ति, अयम बालकः अस्ति। इसी तरह हम तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर लेते हैं और जितने भी सप्त ककार है, सप्त ककार हम इसको नाम दिए हैं, ये सातों ककारों का जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक वह छात्र किसी भी भाषा में कुछ भी, संस्कृत में कुछ भी ज्ञान नहीं कर सकता है। न केवल संस्कृत में, अगर इन जिज्ञासुओं, इन विषयों को न पढ़ाया जाए तो छात्र, जैसे
कुत्र, तो बालिका कुत्र गच्छति, तो बालिका कहाँ जाती है, बालिका विद्यालयम गच्छति। अब इस सचित्र इसका उल्लेख है, इसलिए छात्र समझ भी जाते हैं कुत्र का मतलब कहाँ क्या हुआ। श्रमिका कुत्र गच्छन्ति, श्रमिका कहाँ जाते, श्रमिका गृहम गच्छन्ति। तो सचित्र अगर उसको पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, तो किम ये सप्त ककार जो है उसका ज्ञान हो जाता है, और सप्त ककार के ज्ञान होने पर ही संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं छात्र। हम इस तरह कहते हैं बड़े क्लास में, उच्च कक्षाओं में समास पढ़ाने के, मात्र समास हो या संधि हो, इसको पढ़ाने के लिए बहुत सारी कक्षाएं लगती हैं। तो बहुत सारी कक्षाओं को हम क्यों करें? अगर मान लीजिए उतनी कक्षाएं न पढ़ा के कुछ स्लाइड, कुछ सामग्री निर्माण कर लें और उन सामग्री को कक्षा कक्षों में लगा देते हैं, केवल फ्लैक्स बना के लगा देते हैं, तो छात्र बार बार देख के ही उसको सीख लेते हैं। जानते हैं कि मानसिक क्रिया जो है हमारी, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मानसिक क्रिया 4 प्रकार से चलती है। सबसे पहली क्रिया उसमें है कि निरीक्षण करना, और हमारे भाषा शिक्षण जो कौशल है उसमें भी है। श्रवणम सबसे पहले आता है, तो श्रवणम से तात्पर्य है निरीक्षण। अब वहां निरीक्षण, यदि निरीक्षण सबसे पहली मानसिक क्रिया है, तो जब छात्र इसको देख लेंगे, कक्षा में देख लेंगे और बार बार देखेंगे, तो इसका ज्ञान छात्रों को सहज ही हो जाएगा। अब मान लीजिए समास के ये इतने स्लाइड ही बना देते हैं, अगर ये स्लाइड हम बना के अगर उसमें लगा देते हैं, केवल मान लीजिए समास के नियम ये जो भी है, इसको स्लाइड बनाया है, इसको अगर प्रिंट करके अर्थात फ्लैक्स बना के कक्षा में लगा देते हैं, तो हमको इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल छात्र देख देख के संपूर्ण स्लाइड का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और जो भी समास का भय जो रहता है छात्रों में, संधि समास बहुत ही कठिन माना जाता है, इसका भय खत्म हो जाता है और केवल ऐसे ही देख देख के वो इसको सीख लेते हैं। तो संधि समास का इस तरह से स्लाइड बना के पढ़ा देना बहुत ही आसान होता है। हम कहते हैं कि ये केवल उच्च कक्षाओं में ही नहीं, जो हमारे शास्त्रीय पक्ष है, जैसे हमारी आधुनिक धारा और परंपरागत धारा, 2 अलग-अलग धाराएं हैं हमारे संस्कृत शिक्षण में। दोनों धाराओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम दिखाएंगे कि किस तरह हम ज्योतिष आदि के भी शिक्षण जो करते हैं, जो परंपरागत विद्यालयों में करते हैं, उसका भी कर सकते हैं। हमने कहा एक टीचिंग लर्निंग रिसोर्स के रूप में हम पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। वो अगर करते हैं तो छात्रों में सहजता आती है, छात्र स्वयं भी अध्ययन कर सकते हैं, स्वयं भी सीख सकते हैं। अब हम एक उदाहरण दिखाते हैं आपको। मान लीजिए ये कपटस्य परिणामः एक पाठ है कोई, यह पाठ हम स्कूल में पढ़ा देते हैं और छात्रों के पास वो दे देते हैं पाठ। तो पाठ जब दे देते हैं तो इसमें देखिए कि अब है एकस्मिन् वने चांडरवः नाम एकः शृगालः वसति स्म। अब इसमें यदि एकस्मिन् का अर्थ समझ में नहीं आया छात्रों को, तो घर में अब क्या करें? या तो टीचर से पूछें या उसका पूरे डिक्शनरी खोज लें। अगर हम टीचिंग मटेरियल इस तरह से बनाएंगे, प्राविधिक संसाधन ऐसा रहेगा, सर्वांग पूर्ण रहेगा, तो देखिए इसमें हम एकस्मिन् का अर्थ नहीं समझ रहे हैं, तो एकस्मिन् को हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए ये पेज आ गया। एकस्मिन्, एक शब्दस्य सप्तम एकवचने रूपम भवति एकस्मिन्। उदाहरणमस्ति एकस्मिन् वने सिंहः अस्ति, एकस्मिन् दिने सूर्यः उदेति, एकस्मिन् गृहे निवसति, एकस्मिन् पुस्तके चित्रमस्ति। ये इतने सारे आ गए। अब फिर हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से पाठ्यांश पर जाएंगे, तो पाठ्यांश को क्लिक करते ही हम पाठ्यांश पर आ गए। फिर अगर मान लीजिए एकदा शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया, या अन्वेषण इसका अर्थ समझ में नहीं आया छात्रों को, तो अन्वेषण इसको क्लिक कर दीजिए। अब देखिए अन्वेषण यहाँ पर है, अन्वेषण करते हुए अनु उपसर्ग है, इस धातु है, इच्छार्थक सत्रि प्रत्यय है, पठ धातु जैसे पठन होता है उदाहरण में, वैसे अन्वेष्य धातु का अन्वेष्यन यह रूप बनता है। और फिर इसको क्लिक कर दिया, हम पाठ्यांश पर आ गए। तो इस तरह से जैसे प्रविष्टवान का
चाहे रजक गृहम शब्द समझ में नहीं आया तो रजक गृहम कर दिए। देखिए रजक गृहम खुल गया, रजकस्य गृहम रजक गृहम। अब यहाँ पर समास सिखाना है हमको, तो देखिए चित्र भी है और षष्ठी तत्पुरुष समासः, इसमें स्वस्वामी भावादि वाचक षष्ठ्यन्तेन सह स्वंत पदस्य समसनं भवति षष्ठी तत्पुरुष समासे। अर्थात समर्थः पदविधि इति नियमेन स्वंतेन सह षष्ठ्यन्त पदस्य समासः षष्ठी तत्पुरुष समासः भवति। जैसा राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, गंगायाः जलम गंगा जलम, तथैव रजकस्य गृहम रजक गृहम। अब इतना ज्ञान प्राप्त हो लेता है, फिर से पाठ्यांश पर आ जाते हैं। या इसके अब अगर प्रश्न अवबोध प्रश्न देखना है हमको, तो अवबोध प्रश्न को क्लिक किए, देखिए अवबोध प्रश्न में पहुंच गए। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है इस पावर पॉइंट में, जब पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, जो हम जहां से चाहें, जहां संपूर्ण पाठ में जहां से चाहें वहां जा सकते हैं, पुनः वही पाठ्यांश पर आ सकते हैं, इस तरह की सुविधा अगर देके सारे इसमें जो ऑप्शन होते हैं पावर पॉइंट का, उसका प्रयोग करके जब हम इसको बनाते हैं, तो यह एक टीचिंग लर्निंग रिसोर्स के रूप में काम आता है। तो जो आजकल ऐसा बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता है। और भी मैं बताऊंगा कि जिस तरह से आप देखते हैं, मैं कहा कि शास्त्रीय, अब शास्त्रीय जब मान लीजिए ज्योतिष शास्त्र का हम अध्यापन करने लगते हैं, ज्योतिष शास्त्र में संपूर्ण उसके विषय वस्तु को समझाने के लिए, मान लीजिए छोटा सा एक हम उदाहरण के रूप में ये लेते हैं, अवकाड़ा पुस्तक एक है, छोटा सा ज्योतिष प्रवेश माना जाता है, उससे दिखाते हैं कि ये तो ज्योतिष शास्त्र का वेदांगत्व सिद्धि के लिए यह है। वेदः चक्षुः किले विस्मृतम ज्योतिषम शब्द शास्त्रम मुखम। तो इस तरह से अगर हम उसको दिखाते हैं ग्रहों की गति, अब है वक्राति वक्रा विकला मंदा मंद तरा शमाः तथा शीघ्र तरा शीघ्रा ग्रहाणामस्तधा गति ही। अब ग्रहों की गति को समझाने के लिए ये श्लोक है, इसको मौखिक बता देते हैं लोगों छात्रों को कक्षा में, लेकिन उसी को अगर हम पावर पॉइंट के माध्यम से अलग अलग करके दिखाते हैं तो छात्रों के मस्तिष्क में, क्योंकि निरीक्षण क्षमता बच्चों में अधिक होती है, निरीक्षण के माध्यम से उसका ज्ञान प्राप्त करना आसान होता है। इसलिए इसमें देखिए वक्रा, अतिवक्रा, विकला, मंदा, मंदतरा, क्षमा, शीघ्रतरा, शीघ्रा, ये ग्रहों की गति है। इस तरह से हम बता देते हैं। अब ग्रहों की स्थिति के देखिए, इसको समझाने के लिए हमने इस तरह से अगर प्रयोग किया, जो सबसे ऊपर शनि है, उसके बाद गुरु है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद रवि है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद बुध है, और उसके बाद चंद्र है, उसके बाद पृथ्वी है। तो इस तरह से अगर हम संपूर्ण दिखा देते हैं, क्योंकि शास्त्र में अवकड़ा में लिखा है कि आवृत्तोयं क्रमात् चंद्र बुध शुक्रार्क भूभुवाम गोलेर जीवार्क भानां च क्रमादूर्ध्वोर्ध्व संस्थितैः, गोल परिभाषा का है। तो इस तरह से अगर हम इस ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा देते हैं, ज्योतिष शास्त्र को समझा देते हैं, तो ये हम नहीं कर सकते हैं कि इन संसाधनों का प्रयोग केवल हम आधुनिक विषय में को पढ़ाने के लिए, सामान्य संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इसका प्रयोग हम संपूर्ण शास्त्र को पढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। तो जैसे ये देखिए, जो पृथ्वी की स्थिति, स्वशक्त्या भूमि गोलोयम निराधारोस्ति खये स्थितः पृथ्वीत्वात् संभवात् दाति चलो प्रचंडवत, तथा गोल परिभाषा में लिखा है। ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह पृथ्वी गोलाकृति में अपने शक्ति के आधार पर आकाश में स्थित है। विशाल होने के कारण समतल एवं चलते हुए भी अचल प्रतीत होता है, अर्थात न्यूनतम गति होने के कारण अचल प्रतीत होता है। तो इस तरह न केवल हम इसी का संपूर्ण इसको शास्त्रों को भी इस तरह से हम पढ़ा सकते हैं। इस तरह पावर पॉइंट बना के उसको टीचिंग लर्निंग रिसोर्स के रूप में प्रयोग करना पड़ेगा।
और वो जब हम करते हैं तभी पूर्ण हो पाता है। इस तरह से और भी बहुत सारे हमने जैसा कि आपको बताया कि संधि के लिए, संधि का अभ्यास करने के लिए, अब जैसे हम संधि का अभ्यास कराते हैं छात्रों को, संधि के नियम बताते हैं, अच संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जो भी छात्र जिस कक्षा में हो, चाहे शास्त्रीय नियम देखें, इसमें हम सब कुछ बताए हैं। तो आधुनिक धारा के छात्रों, परंपरागत के हो, दोनों के लिए यह उपयोगी होता है। तो कुछ स्लाइड में अगर हम सारे संधि को बता लेते हैं, सारे संधि को पढ़ा लेते हैं, ससूत्र पढ़ा लेते हैं, अर्थात सूत्र के सहित पढ़ा लेते हैं, तो वो बहुत ही उपयोगी होता है। अब देखिए, अब इसमें यण संधि में है इको यणचि सूत्र होता है। इको यणचि सूत्र होता है, इसका तात्पर्य होता है इसमें इक है, इक प्रत्याहार है। इसको समझा दिया गया है कि इकः अर्थात ई उ ऊ ऋ ऋ ऋ, इसके स्थान पर ई हो ह्रस्व या दीर्घ, उसके स्थान पर य होता है। तो य व र ल इस तरह से संपूर्ण नियम एक वर्ण और असवर्ण अच बाद में रहता है, तो इसका ये बदलता है। इस तरह से संपूर्ण इसको संधि को भी एक बना के और उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि छात्रों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए लर्निंग रिसोर्स के रूप में जब हम इसका उपयोग करते हैं, देखिए अब ये है, इसमें बहुत सारे चित्र हैं, बहुत सारे शब्द हैं। किन बच्चों को अगर सिखाना है तो हम इसमें करते हैं, मान लीजिए ये चित्र है, इसको हम क्लिक करते हैं तो शब्द आता है चनक चूर्णम, अर्थः भवति बेसन, हिंदी भाषा में। अब चित्र में चुनने दीजिए छात्रों को, क्योंकि छात्र स्वयं करके जब सीखता है वह ज्ञान स्थायी होता है। तो करके सीखने की जो हमारी शिक्षा सिद्धांत है, शिक्षण सिद्धांत है, उसके माध्यम से हम इसको चलाते हैं। चनक चूर्णम इसको खोजते हैं, इसमें जब हम देखते हैं कि ये चित्र आया, तो छात्र यदि खोज पाए तो ठीक है, नहीं तो उसमें क्लिक करिए तो ये शब्द चित्र भी आ जाता है। इस तरह से सभी चित्र और सभी चित्र के शब्द, हिंदी अर्थ, सब कुछ इस पर आ जाता है। तो इस तरह से हम इसका निर्माण कर सकते हैं। केवल इसी का नहीं, अब इसमें देखिए जो कर्ता और क्रिया दोनों को मिलाने के लिए छात्रों उसको किस तरह से समझ में आएगा, इसको मिलाने, कर्ता इस कॉलम में रखना है, क्रिया इस कॉलम में रखना है। तो हम अगर करते हैं अहम, तो आप छात्रों को खोजने दीजिए, इधर जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में कौन सी क्रिया अहम के साथ जुड़ सकता है। अगर छात्र ने किया तो ठीक है, नहीं तो क्लिक करिए, जो उचित क्रिया होगी वो वहां पहुंच जाएगी। इसी तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं हम, इस तरह निर्माण करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह हम एक और दिखाते हैं इसी में, जो ये देखिए, ये किम इदम, यह है, चित्र आता है, हम क्लिक करते हैं तो चित्र आता है। अब चित्र हो गया किम इदम, इसका अर्थ उत्तर स्वयं आएगा अगर क्लिक करेंगे तो। इसी तरह ये चला जाता है, इसी में दूसरा चित्र आ जाता है। अब किम इदम अदरक आर्द्रकम, इस तरह से कई चित्रों को एक जगह समाहित करके एक ही स्लाइड में बहुत सारे कार्य हम कर सकते हैं, और छात्रों को, छोटे बच्चों को ये इससे पढ़ने में बहुत ही सहायता मिलेगी। अब चलते हैं थोड़ा सा कृदंत पर। अब कृदंत के लिए भी हमने शास्त्रीय रूप कहा, तो कृदंत के लिए भी हमने इसका कृदंत, यद्यपि कृदंत का हमारे पास एप्लीकेशन भी है, कृदंत रूपदर्शी का, उसमें भी देख सकते हैं। कक्षा में या रिसोर्स के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए ये चक्र बना है, इसमें धातु, अर्थः, त प्रत्यय, तबतु प्रत्यय, किस धातु का को हम लेते हैं, कोई एक धातु, उसके अर्थ क्या है, उसका त प्रत्यय में रूप कैसे बनता है, तबतु, त्वा, ल्य, तुमुन, त्रिच, तव्यत, अनिय। अब देखिए क्लिक करते हैं, धातु आता है, उसके सारे रूप आ जाते हैं। इस तरह से देखिए दूसरे धातु, तीसरी क्रिया, इस तरह से सारे आ जाते हैं। तो छात्र को इस तरह से मटेरियल अगर मिलता है, इस तरह से अगर संसाधन मिलता है,
तो छात्र का अध्ययन अध्यापन प्रभावी निश्चित रूप से होगा। तो इस तरह से हम इसको प्रयोग में ले आ सकते हैं। मान लीजिए यदि अब हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम सिखाना चाहते हैं, तो इस तरह से रूप बनाते हैं द्वितीय विभक्ति का। देखिए, उभयतः योगे यथा मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति, धिक योगे यथा धिक पापिनम, अंतरेण योगे धर्मांतरेण सुखम लभते इत्यादि। तो इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं उसका। और इसी तरह हम बहुत सारे अव्यय का भी प्रयोग हम इस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे 10 गण अगर पढ़ाना है छात्रों को, तो हम इस तरह से करते हैं। भ्वादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण इत्यादि। तो इस तरह से हम जब विविध प्रकार से इन माध्यमों के द्वारा हम इस छात्रों को पढ़ाते हैं, तो छात्र निश्चित रूप से अब संपूर्ण, मान लीजिए एक विभक्ति है, एक ही विभक्ति के पाठ में 8 विभक्ति का 8 स्लाइड में हम बना देते हैं और इसको छात्रों के पास दे देते हैं। छात्र जब भी इसको देख लेंगे, बार-बार अगर देखेंगे तो देखते ही याद आ जाएगा छात्रों को, और छात्र इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, अर्थात इसको समझ सकते हैं। जैसे अध्यधि योगे, अधोधा योगे, अभितः योगे, प्रति योगे, बिना योगे, समया योगे, अंतरा योगे। तो इस तरह तो मुख्य रूप से हम जो आज इस व्याख्यान के माध्यम से बताना चाहते हैं, उसका तात्पर्य ये है कि जो भी 2 तरह के हमारे पास संसाधन मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। जो एक तो हमारे ऑनलाइन संसाधन है, जिसका प्रयोग अब ऑनलाइन का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में जो बैठे छात्र हैं उनके लिए तो सहज है। हम जहाँ जम्मू में रहते हैं, जम्मू कश्मीर के सुदूर क्षेत्रों में, पहाड़ों में जो छात्र हिमाचल के पहाड़ों में बैठे हैं, वहाँ नेट क्या बिजली भी नहीं होती है। तो जो नेट की सुविधा नहीं है, तो उसको जो ऑफलाइन सामग्री जो है वह अगर मिलता है, तभी वह सही अध्ययन अध्यापन हो सकता है। और ऑफलाइन अध्ययन जो सामग्री है, संसाधन है, उसका निर्माण मुख्य रूप से अध्यापकों पर निर्भर करता है। अध्यापक अगर स्वयं शिक्षित होंगे, स्वयं इसका प्रयोग करना चाहेंगे, तो स्वयं में निर्माण करके, यद्यपि समय लगता है निर्माण में, लेकिन अगर हम एक सामग्री, एक वर्ष में 10 ही सामग्री बनाते हैं और 10 साल अगर अध्यापन सुविधा है हमारी, तो 100 सामग्री का निर्माण हो जाता है। और उन सामग्रियों का प्रयोग हम विद्यालयों में कर सकते हैं, शिक्षा में कर सकते हैं, संस्कृत, न केवल संस्कृत में, अन्य मैं इतना ही कहकर मैं दिल्ली संस्कृत अकादमी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज उन्होंने अवसर दिया। कांता मैडम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इस तरह से हमको आप अपने पटल पर समय दिया। और बहुत-बहुत सबको प्रणाम करके मैं विराम देता हूँ अपने वाणी को। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर, मेरा भी एक प्रश्न है। आपका व्याख्यान बहुत ही ज्ञानवर्धक था। आपने किस तरह से ऐसी ऐप बना दी हैं कि छात्रों को कहीं पर भी और जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपकी ऐप्स खोलें तो हर प्रकार से वो संस्कृत को पूरी तरह से सीख भी सकते हैं, प्रयोग भी कर सकते हैं, किसका क्या अर्थ है, अनुवाद भी कर सकते हैं। तो संस्कृत शिक्षण के लिए आपकी जो ऐप्स हैं वो तो बहुत ही उपयोगी हैं। यहाँ पे सर मुझे एक प्रश्न ये पूछना है कि जैसे आपने इतनी सुंदर ऐप्स बनाई और जो आपने जो पावर पॉइंट्स भी बनाए हैं, तो ये बनाते कैसे हैं, इसकी विधि भी तो हमें जाननी है। अगर हम लोग भी कुछ इस विषय में। मैडम, ऐप बनाने के लिए तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। उतना तो ऐप बनाने की प्रक्रिया तो उतना मैं भी नहीं जितना कंप्यूटर में उतना मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे विजुअल स्टूडियो, C++ इत्यादि बहुत कुछ चाहिए। आप किसी एक सॉफ्टवेयर को जानने से नहीं होता है। डाटाबेस बनाना होता है। डाटाबेस बनाने के बाद उसको डाटाबेस क्लाउड में रख के तब सारे बने। जैसे हमारा अष्टाध्यायी वाला जो डाटाबेस है, संपूर्ण सूत्र या प्राचीन व्याकरण के काशिका न्यास इत्यादि को हमने क्लाउड पर रखा है और उसको इसमें जोड़ा है। उसके बाद व्यवस्थित किया है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऐप में डाला है। तो इस तरह से, तो उसके लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है।
हाँ, एप्लीकेशन, ये जो पावर पॉइंट वाला काम जो है, वो तो हम 3 दिन का बहुत सारे कार्यशाला चलाए हैं और कार्यशाला दिल्ली में भी कई कार्यशालाएँ हमने की है। इसमें भी कई कॉलेज में भी किया है और डीएवी में भी किया है और बहुत सारे कार्यशाला के माध्यम से हम 3 दिन में सिखा देते हैं जो पावर पॉइंट किस तरह से, इस तरह से हम बना सकते हैं। ऐसा कार्यशाला हम पूरे देश में चलाए हैं बहुत सारे। कोरोना जब हुआ तो ऑनलाइन भी कार्यशाला किया है, उस माध्यम से हम सिखा देते हैं इसको। लेकिन एप्लीकेशन निर्माण तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ दिनों की बात नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ कंप्यूटर में जानना और पढ़ना पड़ता है। तो सर यदि हम चाहेंगे कि ये पावर पॉइंट बनाना हमारे जी, जी, इसके लिए मैं आप जब चाहें तब हम तो आपके लिए तो 24 घंटे उपलब्ध हूँ। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि और जब हम आप बहुत शीघ्र चाहेंगे, मुझे लगता है सभी चाहते होंगे। मैडम, जब आप अमेरिका में रह के जग के हमारे लिए व्याख्यान दे सकती हैं, तो हम तो यही हैं आपके पास, जब कहेंगे तब हम तैयार सर हैं आपसे प्रेरित होते हैं हम। आप इतना कार्य करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि एक ऐप बनाने में आपने कितना सब कुछ उसमें डाल दिया और क्लिक करते ही सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। तो ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो हम सभी संस्कृत अध्ययन करने वाले लोग बहुत ही आपके कृतज्ञ हैं कि आपने इस प्रकार से एप्स बना के सबको सुविधा प्रदान कर दी है। कोई भी शब्द हमारे लिए कठिन नहीं है, कोई अनुवाद कठिन नहीं है, कोई व्याख्या हम करना चाहें, देखना चाहें तो वो भी कठिन नहीं है। क्योंकि मैं भी अभी एक कुछ लिख रही थी किसी पे, तो मैं भी जैसे अष्टाध्यायी पे यदि काम करती हूँ तो किसने क्या, बाल मनोरमा क्या कहता है, तत्वबोधिनी, काशिका क्या कहता है, तो हमें क्लिक करते ही हमें सब कुछ मिल जाता है। तो मैं सभी संस्कृत प्रेमियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ और मैं अब डॉक्टर आशुतोष माथुर जी को आमंत्रित करती हूँ विधिवत धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मैं सबसे पहले नमस्कार करते हुए मदन मोहन झा जी का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संस्कृत अकादमी का यह निमंत्रण स्वीकार करके आज ये प्रस्तुति हमारे सामने प्रस्तुत की है। आपने कितनी सहजता से कह दिया कि मैं तो कुछ नहीं करता, लेकिन हम सब जानते तरीका जो आप बता रहे हैं वो है अक्षर ज्ञान से अनुसंधान तक पूरे संस्कृत ज्ञान को, संस्कृत विद्या को कैसे हम इस माध्यम से लोगों तक ला सकते हैं, ये आपने प्रस्तुत किया। साइट खोलकर देखना कठिन है, ये आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर वही फोन पे अमुष्य विद्या फोन आग्र नर्तकी हो जाती है, तुरंत सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, उसके लिए हमें भी बहुत अधिक इसके लिए बार बार देखना पड़ता है। आपके एक चीज जो मुझे लगी कि एक आध आपने जो वो श्रृगाल आदि की कथा दिखाई, उसमें मुझे लग रहा है कि हमें कुछ एनिमेशन का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। अगर ज्यादा चित्र, सचल चित्र होंगे तो, जिससे संधि का है, मेरे मन में बहुत आता है, मुझे नहीं आता इसलिए मुझे कष्ट होता है कि रस्व आकार इधर से बाएं हाथ से आए, रस्व आकार दाएं हाथ से आए, दोनों मिलकर दीर्घ आ बन जाए, तो छात्रों को कितना अच्छा इको यणची ई आ रहा है, यह जी जी वो एकदम सिखा दूंगा। हाँ, अगर कुछ ऐसा भी हो तो छात्रों को वो और अधिक, बहुत अधिक रोचक। आपने फ्लेक्स के माध्यम से उसको छाप कर छात्रों को दिखाने की बात। तो जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल में पोस्टर्स लगाए जाते थे। जो आपकी सबसे बड़ी विलक्षणता जो हम सबको माननी है वो ये कि आपने इतने ऐप बनाए और सब फ्री। आजकल के समय में इतनी सेवा कौन करता है? वही कर सकता है जिसके मन में आपकी वो भावना हो कि हमें संस्कृत को भविष्य की भाषा, हम लोग कहते हैं संस्कृत को आधुनिक भाषा के रूप में, आपकी दृष्टि उससे भी आगे जा रही है। संस्कृत को भविष्य की भाषा के रूप में हमें प्रस्तुत करना है। ये बहुत अद्भुत आपने एक बात कही है। तो इन सब बातों के लिए मैं आपका बहुत हृदय से
आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आज आपने एक इतना रोचक प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत की है। मुझे पूरी आशा है, और मैडम से भी मैं कहूंगा कि और जितने यदि इनका डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एप्स का या जो पावर पॉइंट बनाने की प्रक्रिया है, हम ये उसके तो बारे करवाएंगे में सर का। हाँ सर को बुलाएं तो बहुत हम सबका उपकार होगा। इसके साथ मैं भी पुनः सबका धन्यवाद करता हूँ, एकेडमी का, मैडम का, एकेडमी के सभी हमारे सहयोगियों का, शिंजिनी का जिसने बहुत सुंदर मंगलाचरण किया, और बाकी जितने श्रोता हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर माथुर। अभी एक प्रश्न मैं सर आपसे किसी यहाँ पे चैट बॉक्स में मिला है। उन्होंने कहा है कि संस्कृत से हिंदी में अनुवाद अभी आपका प्राप्त नहीं हुआ है, तो यदि इसकी कोई ऐप है आपकी तो? नहीं मैडम, वो हो भी नहीं सकता। संस्कृत से हिंदी अनुवाद जो है ना, वो मुख्य रूप से गूगल में नहीं है ट्रांसलेशन। अच्छा, गूगल ट्रांसलेशन और कोई भी इतने बड़े हैं, जब तक उसमें संस्कृत के डाटा नहीं जाएंगे अंतर्जाल में, तब तक वो संभव नहीं है। और संस्कृत जो भी पुस्तकें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइट जो है वह पीडीएफ में रूप में डालते हैं। जब तक संस्कृत के वर्ड फॉर्म नहीं जाएंगे गूगल में, तब तक वो ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकता है। और कोई बड़ी सी कंपनी जो है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये सब संस्कृत के लिए इतना पैसा खर्च करके वो सॉफ्टवेयर बनाना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? इसलिए कि उसके यूजर उतने नहीं होंगे, क्योंकि जब तक करोड़ों में यूजर नहीं होंगे तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि इतना पैसा लगाएगा अगर कोई बड़ी सी कंपनी, तो उसके चाहेगा कि उतना आए, और वो अगर कंपनी न भी बनाए तब भी संभव है, जब लोग जितने हमारे संस्कृतज्ञ हैं वो वर्ड फॉर्म में या संस्कृत वर्ड उसमें डालें। हम तो इसलिए कहते हैं कि हम जब संस्कृतम भारतम फेसबुक चलाते हैं, उसमें 1 लाख लोग हैं, हम सबको कहते हैं कि फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मुख्य रूप से, या ब्लॉग पर, जब आप अपना फोटो ही डालते हैं, सब सेल्फी लेके डालते हैं, तो उसमें कम से कम 1 लाइन संस्कृत में जरूर लिख दें। क्या होता है कि वो वर्ड गूगल को समझ में आ जाता है, वो एक्सेप्ट रख लेता है उस वर्ड को। अगर एक वाक्य लिखते हैं तो आपके मित्र मान लीजिए 5000 होते हैं, 5000 लोगों तक वो वर्ड जाता है, वह लाइन जाता है, और इस तरह से गूगल के पास एक जमा होता है वो वर्ड। तब गूगल उसको ट्रांसलेशन के रूप में दिखा सकता है। इतना उसकी कैपेसिटी नहीं है कि हमारे हिंदी के शब्दों का संस्कृत में अनुवाद कर दे, या संस्कृत के शब्दों का हिंदी में अनुवाद कर दें। अगर वही हाल है कि टेक्स्ट टू स्पीच टू टेक्स्ट जो होता है गूगल का, उसमें भी काम नहीं आता, क्योंकि संस्कृत के शब्दों का भंडार ही नहीं है उसके पास। और हम जो भी बुक डालते हैं गूगल पर, वह पीडीएफ फॉर्म में डालते हैं, जिसको वो एक भंडार में जुड़ता नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है उसमें। और देखिए, बहुत धीरे-धीरे लोग इस बात को समझते हैं, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। हाँ सर, हम आशा करते हैं कि आपका व्याख्यान ऑनलाइन हो जाएगा वायरल, और इसके माध्यम से कोई गूगल वाला इसको देखे और उस पर कार्य करेंगे, ये तो आशा है हमारी। तो मैं पुनः आपका धन्यवाद करती हूँ, और शांति पाठ के लिए मैं अकादमी के सदस्य मनोज कुमार डिम्बरी को आमंत्रित करती हूँ शांति पाठ के लिए। हरि ओम सन्नो मित्राः संवरुणाः सन्नो भवर्त्यजामा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमा योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा
शान्तिरेधि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः सुशांतिरभवतु। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बहुत जल्दी मिलेंगे प्रोफेसर झा जी का। पुनः हम वो 3 दिन का वो अवश्य कार्यशाला हम करवाना चाहेंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।